विद्युत धारा का आज हम लोग लेने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे ओम का नियम। आज हम क्या शुरू करेंगे बच्चों? ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही सरल है, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ध्यान से सुनेंगे, बात नहीं करना। हेलो भाई साहब, बात नहीं करना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान और ताप, इन चीजों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक से बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। मान लीजिए कि ये मैंने आपके पास एक चालक बना दिया। अब इसकी भौतिक अवस्था को आप ना बदले, न तो लेंथ को बदले, न द्रव्यमान बदले, टेम्परेचर बदले, तब जितनी करंट इससे बह रही है कुछ विभवांतर आपने लगाया होगा और उस विभवांतर के लगाने से इसके अंदर विद्युत क्षेत्र बना होगा। विद्युत क्षेत्र के बनने से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किए होंगे और जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किए होंगे तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो गई होगी और वो विद्युत धारा इस लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या बात समझ में आ रही है? कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे मैं उनको बता देता हूं, लंबाई है, द्रव्यमान है, ताप है आदि को परिवर्तित न किया जाए, बदला न जाए, तो चालक से बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिए जल्दी से। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप आदि को परिवर्तित न किया जाए तो चालक से बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात आप कह सकते हो कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर क्या हो जाता है? RI। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल और एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहां से R बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? V अपॉन I। जहां R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या ये समझ में आया आपको? अच्छा, मान लीजिए जैसे यहां पर स्टेटमेंट में मैंने ये लिखा है कि चालक से बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती है, और इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से लिखें तो हम धारा प्रोपोर्शनल टू विभवांतर कर सकते हैं। और जब धारा प्रोपोर्शनल टू विभवांतर करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हट जाएगा और एक कांस्टेंट ये लग जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यहां से अगर आर का मान निकालेंगे तो आई बटे भी आ जाएगा, लेकिन आर की वैल्यू हम भी बटे आई जानते हैं, आई अपॉन भी तो होता नहीं है, यानी कि ऐसा लिखना गलत है। ये लिखना गलत है तो फिर ये भी गलत है, और ये गलत नहीं है। आप चाहे आई प्रोपोर्शनल भी कहो, चाहे भी प्रोपोर्शनल आई कहो, दोनों चीजें सेम होती हैं। चाहे आप आई प्रोपोर्शनल भी कहो, चाहे आप भी प्रोपोर्शनल आई कहो, तो कहोगे तब तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर आई प्रोपोर्शनल भी कहेंगे तो फिर ये आ रहा है। तो ये थोड़ा हमारे समझने का फेर है। हमारे समझने का फेर क्या है कि जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट जो आता है वो हमेशा उसी भौतिक राशि के बगल में लगता है जिस भौतिक राशि को वह प्रभावित करता है। और यहां पर आर क्या है? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध किसको प्रभावित करता है? विभवांतर को कि धारा को? धारा को। प्रतिरोध जो है धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाली चीज है, तो धारा को प्रभावित करेगा, इसलिए वो धारा के बगल में लगेगा। यहां अगर आपने ऐसा लिख भी दिया और आप जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आर को यहां नहीं लगाओगे, आर को आप कहां लगाओगे? इसके पास लगाओगे, अब फिर बराबर लगाओगे और तब आर की वैल्यू निकालोगे तो भी बटे आई आएगा। क्या आएगा? भी बटे आई आएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये क्लियरिटी आ गई माइंड में कैसे हो रहा है यहां पर? चलिए ठीक है। अब एक बात और समझ लो, यहां पर अगर तुमसे भी और आई के बीच ग्राफ पूछ ले, क्या है भी और आई के बीच ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होता है?
एक तरफ आप दिखा दीजिए वोल्टेज को, एक तरफ आप दिखा दीजिए करंट को। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का जाता है कुछ इस प्रकार से। अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा था तो तुम्हारा आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, V अपॉन आई, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, tan थीटा के। ये कब तक रहेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जब तक वो चालक है। आगे केस कुछ अलग बनेंगे जहां से ओम का नियम फेल हो जाएगा, लेकिन अभी तो हम ओम का नियम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं। फिर आप पढ़ेंगे ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं कभी कभी परीक्षा में 2 नंबर का पूछ लेता है, चाहे सीमाएं कहे चाहे शर्त कहे कि ओम के नियम की आवश्यक शर्त। तो एक शर्त तो यही हो गई कि चालक का ताप अपरिवर्तित हो। एक शर्त क्या हो गई, ताप अपरिवर्तित रहे, ताप अपरिवर्तित रहे। और दूसरी शर्त कहता है कि चालक में विकृत उत्पन्न ना हो। दूसरी शर्त है चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। क्या ओम के नियम की शर्तें समझ में आ गई हैं? एक तो ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम ओम के नियम के लिए व्यंजक देखेंगे। क्या देखेंगे? ओम के नियम के लिए व्यंजक। हेडिंग डालिए। तो हमारी हेडिंग बनके तैयार हो गई है, ओम के नियम के लिए व्यंजक। मेरी हाइट इतनी छोटी है, मुझको सीढ़ी लगा के लिखना पड़ेगा। ओम के नियम के लिए व्यंजक। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्मॉल एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का कोई चालक तार है, जिसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। ध्यान से सुनेंगे। माना स्मॉल एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला कोई चालक तार है, जिसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैं अगर प्रति एकांक आयतन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। पूरे चालक में नहीं है एन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। इसके सिरों के बीच भी विभवांतर आरोपित करने से चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन गतिशील होने लगते हैं अनुगमन वेग से। किस वेग से? अनुगमन वेग से ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, जिस कारण से उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। तो पहले इतनी पंचायत लिख लीजिए कि माना स्मॉल एल लंबाई, ये लिख दिया कि माना स्मॉल एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का कोई चालक तार है, जिसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। यदि चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा V अपॉन एल। इसको नाम दे दो समीकरण 1। अब यह विद्युत क्षेत्र उस इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा। अब बल लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा। किससे चलना शुरू करेगा? अनुगमन वेग से। तो आप कह सकते हो अतः इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, या विद्युत क्षेत्र ई के कारण इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ये बोल दो। क्या बोल दो? विद्युत क्षेत्र ई के कारण इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटे एम। याद होगा कल बताए थे, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटे एम। आप कैपिटल ई का मान V बटे एल लाके यहां रख सकते हो। तो Vd बराबर बन जाएगा स्मॉल ई V टाउ बटे एम एल। बोलो। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है, परंतु हम जानते हैं शायद पहली क्लास में बताए थे, I बराबर एन ई ए वी डी, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो बताए थे। तो यहां से I बराबर एन ई ए वी डी का मान ये वाला ले आओ, स्मॉल ई कैपिटल V टाउ बटे एम एल। तो I बराबर एन ई स्क्वायर टाउ ए
बटे एम एल। अभी को साइड में कर दो। अगर आप चाहो तो आई को उधर ले जाओ, बाकी इस चीज को इधर लेते आओ, इसको भी इधर लेते आओ, तो जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे जाएगा। तो ये इधर आया तो क्या बन गया, एम एल और एन ई स्क्वायर टाउ ए। उधर ऊपर क्या बचेगा, भी। अभी यहां ऊपर था, उधर गया तो कहां हो गया, नीचे। परंतु आपको पढ़ाया गया है अभी अभी कि आर बराबर भी यही होता है, भी अपान आई। तो इसलिए आर बराबर आपको क्या फार्मूला मिल गया, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए। आर बराबर फार्मूला क्या मिल गया, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए। क्या दिखाई दे रहा है नीचे, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहां से हमको जानकारी मिलती है कि किसी भी चालक के लिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। आप चालक के प्रतिरोध का सूत्र आर बराबर भी अपान आई जो पढ़े थे तो पढ़े थे, लेकिन इस फार्मूले से आप बता पाओगे कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और यहां से आपका क्वेश्चन कई जगह बनता है। चलिए हम दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। क्या ये बन गया, चलिए मैं साइड में हो गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं यही समझाता हूं। हो गया, इसी में हेडिंग डालिएगा, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यह हेडिंग आपको डालना है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे इसको, देखिए मैं इसके फार्मूला प्रतिरोध का फार्मूला अभी अभी आपको बताया कि आर बराबर एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ है। बता दो यहां पर आर क्या है, एम क्या है, एल क्या है, ई क्या है, टाउ क्या है, ए क्या है। आर का नाम कोई बच्चा बोल पाएगा, चालक का क्षेत्रफल। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिरोध, माफ करिए, प्रतिरोध। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एल क्या है, बिल्कुल सही, चालक की लंबाई। चालक की, सबके नाम तो पता होना चाहिए ना। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। टाउ क्या है, श्रांतिकाल। टाउ क्या है, श्रांतिकाल। ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ, काट का क्षेत्रफल। अब देखो, जो चालक का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये तो कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स रहेगा। आवेश भी फिक्स रहेगा। तो प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करेगा, एल पर, ए पर, टाउ पर, एन पर। तो अगर मैं पहला कारक लिखूं किस पर प्रभावित करेगा, तो हम लिख सकते हैं चालक की लंबाई पर। किस पर करेगा, चालक की लंबाई पर। आप फार्मूला देख के बताओ, अगर चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। ऊपर वाले राशि को बढ़ाने से ये बढ़ेगा, नीचे वाले को बढ़ाने से ये घटेगा। समझ गए, नहीं समझ गए? तो आप कह सकते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी चालक की लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर हम दूसरी बात कहते हैं तो चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। वो नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। और तीसरी बात, श्रांत काल का मतलब है टेम्परेचर से लेकर के।
क्रांतिकाल क्या है? इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में लिया गया समय। सुन रहे हो ध्यान से? इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में लिया गया समय। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा कि और धीरे धीरे आएगा? टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा कि धीरे धीरे आएगा? जल्दी आएगा। जल्दी आएगा तो समय कम लिया कि ज्यादा लिया? कम लिया। समय ही तो यहां पर क्रांतिकाल है, और अगर समय कम लेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो समय कम कब लिया था? जब आपने ताप को बढ़ा दिया था। तो लिख दीजिए चालक के ताप पर ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसमें क्या लिखोगे? हां, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। और चौथी बात, चालक के पदार्थ की प्रकृति यन जो है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो किसी किसी चालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और किसी किसी में कम होती है। जैसे मैं बात करूं कि चांदी ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए और आयरन ले लीजिए। 4 तार आप रखिए तो सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में पाई जाती है? चांदी में। उससे कम कॉपर में, उससे कम एल्युमिनियम में। समझ रहे हैं बात को? तो अलग अलग मटेरियल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इसीलिए उनके प्रतिरोध भी अलग अलग होते हैं। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इसको कहेंगे चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। यहां बता देंगे कि जिस चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, उस चालक के लिए प्रतिरोध का मान कम होगा। तो ये परीक्षा में पूछते हैं चालक को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो ये चीजें बताने में बहुत तकलीफ होने वाली नहीं है। साथ ही इन्हीं से वो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव सरल बनते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा घूम जाता है, बच्चे ही वहां पर घूम जाते हैं। जैसे मैं एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने ला रहा हूं, आप देखिएगा कैसे आप घूमते हो। इतना नोट कर लो तो मैं मिटा के आगे चलूं। नोट हो गया? चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध होगा, वही रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब बताना चाहते हैं आप लोग? कितना हो जाएगा? तेज से बोलो। 2 गुना हो जाएगा। क्या बता रहे हैं? आपने सूत्र पढ़ा R प्रोपोर्शनल टू ml अपॉन ne² टाउ है, और यहां से आपने पढ़ा कि R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? L। मतलब L को 2 गुना करेंगे तो R 2 गुना हो जाएगा, L को 4 गुना करेंगे R 4 गुना हो जाएगा, L को 10 गुना करेंगे R 10 गुना हो जाएगा। और आप 2 गुना करके चले आते हो, और यह जवाब आपका गलत है। हमने पहले ही बोला था, क्वेश्चन जब दिया था कि आप गलतियां करोगे। अब लग रहा है कि मास्टर पागल हो गया है, यह ऐसा क्यों बोल रहा है कि जवाब गलत है? जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए ये आपके पास कोई एक चालक है, थोड़ी देर के लिए समझ लो। ये देखो, ये कोई चालक है। इस चालक को जब आप लंबाई दुगुना करोगे, इसका मतलब इसको खींचोगे, और जब खींचोगे तो क्या इसकी मोटाई उतनी रहेगी? अगर ये 2 गुना लंबा हो जाए तो ये पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो इसका जो क्षेत्रफल ये वाला है तो वो भी तो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा? तो लंबाई तो बदली, लेकिन क्षेत्रफल भी बदलेगा। और क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? जब खींचोगे तो क्षेत्रफल घटेगा। और यहां देखो, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यानी क्षेत्रफल भी प्रतिरोध को बढ़ाएगा। यही हम गलती कर रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर किसी चालक की लंबाई को हम 2 गुना कर देते हैं तो उसकी मोटाई आधी हो जाती है।
जब लंबाई को दुगना करोगे तो मोटाई क्या हो जाएगी? आधी, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधा। तो मान लो कि प्रारंभिक लंबाई L1 है और अंतिम लंबाई L2 है। आपने लंबाई L2 को क्या कर दिया? 2L1। अब प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 है, अब बाद का क्षेत्रफल क्या है? A2 है। तो A2 का मान कितना हो गया? A1/2 हुआ कि नहीं हुआ? अब प्रतिरोध का सूत्र लगा दो, R प्रोपोर्शनल टू L/A, क्योंकि बात यहां दो लोग ही प्रभावित हुए हैं, लंबाई और क्षेत्रफल। तो यहां से बन जाना है ये कि R1/R2 बराबर L1/L2 इंटू A2/A1। ये बन जाएगा R1/R2 बराबर L1 को L1 रहने दो, L2 की जगह पर क्या लिख दो? 2L1। A2 के जगह पर A1/2, साथ में ये वाला A1, L1 L1 A1 A1 कट गया, तो आपको मिल गया R1/R2 बराबर 1/4। अतिरिक्त गुणा कर दोगे तो R2 बराबर कितना आ जाएगा? 4R1, यानी प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रश्न में बच्चे गलती अक्सर कर जाते हैं, लेकिन एक गलती फिर करोगे, कहोगे गुरुजी ने सिखाया था कि अगर प्रतिरोध लंबाई को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना होगा, लेकिन सवाल को हल्का सा घुमा देगा। सुनो क्या घुमाएगा। एक चालक की लंबाई को 2 गुना किया गया उसके क्षेत्रफल को नियत रखते हुए। प्रश्न यह बोल दे तो किसी चालक के क्षेत्रफल को नियत रखते हुए लंबाई को दुगना किया गया, तब उत्तर क्या हो जाएगा? तब उत्तर 2 गुना रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि क्षेत्रफल को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मान लो एक चालक ये था, एक पंदो, एक चालक ये था, इसका क्षेत्रफल ना बदले और लंबाई को तुमको दुगना करना है, तो कैसे करोगे? इतने बड़ा चालक ला करके ऐसे जोड़ दोगे। अब क्षेत्रफल क्या बदला? नहीं बदला। ऐसे ही वो बोल देंगे कि क्षेत्रफल को बदलना है, क्षेत्रफल को बदलना है, तो फिर लंबाई भी तो बदलेगी। अब फिर बोलेंगे कि क्षेत्रफल को बदलना है लंबाई को नियत रखते हुए। तो ऐसे वो 3-4 क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाते हैं। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इनसे जुड़ी हुई एक वर्कशीट में दूंगा क्वेश्चन की, आपको ग्रुप में भेजूंगा, तो आप उस सवाल को लगा करके आइएगा। ऐसे सवाल आपके नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट डे।